आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिगनिंग से चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कभी आपने जिंदगी में कभी सीएफएस कभी किया ना हो। हर नए स्टूडेंट को जिसने कभी लाइफ में कभी सीएफएस नहीं पढ़ा होता, उसके माइंड में सबसे पहले आता है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। व्हाट इज सीएफएस? चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप अगर इस नाम को ध्यान से देखें तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि कैश के फ्लो का स्टेटमेंट, यानी आप एक स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं जहां पे हम कैश का फ्लो दिखाएंगे। कैश का फ्लो, फ्लो का क्या मतलब है? फ्लो का मतलब है कि कैश आएगा कहां से और कैश जाएगा कहां पर। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है। आप कहेंगे ये बात कि सर ये तो हमें मालूम है कैश कहां पर आ रहा है और कहां पर जा रहा है। बोलो कोई बोल सकता है ये बात कि हां मुझे मालूम है ये बात? क्या आप जो उधर वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, क्या आप में से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स ये बात बता सकता है कि हां मुझे मालूम है सर कि कैश कहां से आता है और कैश कहां जाता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप या आप? सबको मालूम है। जब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे हां 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 हां। अरे पागलों, कैश बुक क्या जो आपने कब पढ़ी थी? बोलो अब आया नहीं आया? कैश कहां से आता है? आप यहां पर डेबिट में क्या दिखाते थे? रिसीप्ट्स, जिसको आप क्या कह सकते हैं बोलो? और क्रेडिट में क्या दिखाते थे आप? आउटफ्लो। अब मैं पूछूं कि अगर कोई, मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि बताओ कैश के बारे में, कोई बता सकता है कि आया कहां से और जाएगा कहां पे? तो आप बता पाओगे? आप बता पाओगे? हाँ। और आप? हाँ। और उधर जो वीडियो क्लास से देख रहे हैं, हाँ। अब सब हाँ कह रहे हैं। कितना आसान था इस सवाल का जवाब। वो है कैश बुक। कैश बुक से यू कैन आर द इनफ्लोज ऑफ योर कैश एंड व्हाट आर द आउटफ्लोज ऑफ कैश। ये बात क्लियर? एक बात और, अगर हमारे पास कैश बुक है तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है? What is the need of preparing cash flow statement? In spite, although we have a cash book, कैश बुक भी हमारे पास कंप्लीट होती है पूरे 365 दिन की। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कैश बुक जो होती है डिटेल फॉर्मेट में होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट समरी में होती है। किसमें होती है? ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं बताएगी, ये साल भर का ट्रांजेक्शन बताएगी। जैसे आप एक स्कूल की कैश फ्लो बना रहे हैं तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फीस सबमिट करते हैं, तो स्कूल की जो कैश बुक होगी उसमें फीस का इनकमिंग जो होगा, इनफ्लो जो होगा, वो कई बार लिखा हुआ होगा, लेकिन यहां पर एक ही बार लिखा हुआ होगा, कलेक्शन। सही है ना? पॉइंट क्लियर? ये बात। तो यानी अगर मैं कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला डिफरेंस देखता हूं तो मैं पाता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए समरी ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, and there are other items also which are going to discuss in this class, and cash book is a detailed format. डिटेल, ये डिटेल में है। एक बात तो ये पता लग गई। एक चीज और है स्टूडेंट्स, कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज not covered under double entry bookkeeping. It is prepared under management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम बनाते हैं क्योंकि ये मैनेजरल पर्पस से होती है। एक बात और, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कई हैं। जो पुराने टाइम से हमारे पास स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज हुआ था
उसके अकॉर्डिंग हम लोग CS3 बना रहे हैं आपके इस कोर्स के लिए, इस साल के कोर्स के लिए, ठीक है। और जो अभी नया कंपनी एक्ट पास हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से अब जो हम आगे चलेंगे उसके शेड्यूल्स थोड़े से अलग हैं। तो फिलहाल अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से चल रहे हैं। जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे उन्हें हम बोलते हैं IAS। क्या बोलते हैं? IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अभी CBSE में अप्लाई नहीं हुए हैं, तो हम अभी पुराने वाले ही स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं और वही आपने सीखना है और वही आपके पेपर में आएगा। चलिए हम वापस आते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से आपको CFS बनाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे इनफ्लो होते हैं और जो भी हमारे आउटफ्लो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज, यानी उनका नेचर 3 तरीके का है। क्या है? नेचर। नेचर ऑफ कैश फ्लो, पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लोस और तीसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लोस। देखिए यहां जितने भी इनफ्लो आते हैं उसको ग्रुपिंग करूं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस, के बाद आप यहां आने की, अगर ओवरड्राफ्ट होता था तो आप बाय बैलेंस BD लिखते थे और फिर जो पैसा जाता था उसके आप उसको बाय लिखते थे, बोलो, और लास्ट में क्या लिखते थे? बाय बैलेंस CD। यही होता था, बताइए। अब जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो जब कैश बुक बनती है तो आप ऐसे बनाते हैं, पर अगर मैं इसे नेचर वाइज देखूं तो इसमें 3 तरीके के हैं। एक, या तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा, या वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होगा, या वो फाइनेंसिंग होगा। समझ में आ गया? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसी तरीके से जो आउटफ्लो होते हैं वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, या इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो, या फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये बाय बैलेंस CD मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूं, ठीक है। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये अपने आप में कोई नहीं है, ये रुका हुआ धन है, ये ना तो आ रहा है ना जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के समान। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? अभी तक की इस क्लास में मैं क्या चीज बता पाने में सक्सेस हूं वो मैं आपको फिर से रिवाइज कराने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैश बुक होता है उसके आने वाला कैश और जाने वाले कैश को हम प्रेजेंट करते हैं एक अलग फॉर्मेट में। यानी आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? कैश बुक। आप कैश बुक को किसी दूसरे प्रेजेंटेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाने वाले हैं। दिखाने वाले कैश का प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं और उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट कौन बताएगा? AS3 रिवाइज बताएगा। यानी इसका मतलब AS3 रिवाइज ने मुझे बताया कि कैसे होना है। तो व्हाट इज CFS? CFS is a presentation of cash inflow and cash outflow as per AS3 revised. What is CFS? CFS is a presentation of cash inflow and cash discussed by AS3 revised का फ्लो का प्रेजेंटेशन बताया है CFS। CFS में हम जो रिवाइज बताता है
वो हम प्रेजेंट करते हैं, और वो क्या फॉर्मेट है, वो डोंट वरी। अब अगर हम आपसे बात कि सीएफएस मुझे कैश फ्लो के कितने नेचर बताए, एस3 रिवाइज ने मुझे कैश फ्लो के कितने नेचर बताए, तो मैं कहूंगा कि टोटल 4 तरीके के नेचर हैं। एक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो आता भी है और जाता भी है, जो इनफ्लो भी हो सकता है, और यानी ये 2 तरीके का हो सकता है, आने वाला और जाने वाला। ये भी 2 तरीके का हो सकता है, आने वाला और ये भी 2 तरीके का हो सकता है, आने वाला और जो ना आता है ना जाता है, जो स्टिल है, रुका हुआ है। एक होती है नदी, एक होता है तालाब। दोनों में फर्क क्या है बताओ? नदी ऐसे बहती है, फ्लो करती है, तो वो आ रही है, और तो इनफ्लो आउटफ्लो। और तालाब क्या है? ठहरा हुआ पानी। तो जो ठहरा हुआ है वो ये तालाब है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रुका हुआ क्या होता है? या तो ओपनिंग क्लोजिंग। समझ में आ गया आप लोगों को? ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पहचाने कि क्या ऑपरेटिंग है, कैसे पहचाने कि क्या इन्वेस्टिंग है, कैसे पहचाने कि क्या फाइनेंसिंग है, और कैसे पहचाने कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं कैश और कैश इक्विवेलेंट को समझाना। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैश या क्लोजिंग कैश को आप क्या कहते हैं? जो कैश मेरे पास है या जो कैश मेरे बैंक में डिपॉजिट है वो है कैश। वो क्या है? और जो कोई भी मेरी इन्वेस्टमेंट है जो हाईली लिक्विड है और जो 3 महीने के अंदर मेरे को वापस मिल जाएंगी और बिना किसी डिडक्शन के, बिना किसी रिस्क के मिल जाएंगी, तो वो है कैश इक्विवेलेंट। वो क्या है? यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आया, हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। आप कहेंगे सर जी आपने क्या क्या बोल दिया, मैं तो लिख भी नहीं पाया, मैं तो उतार भी नहीं पाया, आप आगे जा रहे हो। अरे बच्चा तू घबरा मत, मुझे मालूम है, मैं अभी वो सब चीजें दोबारा से बोलने वाला हूं, डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो फिर क्या है घबराने की बात? शुरू करें। तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश ये है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो 3 महीने के अंदर मैच्योर होने वाली हैं, टू बी मैच्योर इन 3 मंथ आउट रिस्क। आइए अब इसे समझते हैं कि आपने पैसा लगा रखा शेयर मार्केट में, आपने लगा कमोडिटी मार्केट में, आपने किसी और को डिपॉजिट कर रखा है। वो पैसा आपके पास कितने महीने में आने वाला है? रिस्क है, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। पर अगर उसमें रिस्क नहीं है वो कैश इक्विवेलेंट है। वो आने वाला है 3 महीने के बाद, तो भी वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ये किसने कहा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ने कहा कि आप कैश इक्विवेलेंट किसे माने? जो कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, और जितने की है उतने ही पैसे मिलेंगे। 100 रुपए के कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपए। अगर 100 रुपए के मिलते हैं मान लीजिए 99 रुपीज, तो हम उसे कहेंगे रिस्क है। क्या है? उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे, फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? यानी इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में से वाली इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने में वापस आ जाएंगी, पूरे बटा पूरे आएंगी, फुल मार्क्स के साथ आएंगी, बिना किसी रिस्क के आएंगी, तो उसे बोल कैश इक्विवेलेंट बोलना है। और अगर वो 3 महीने के बाद आएंगी तो उसे कैश इक्विवेलेंट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। और अगर वो 3 महीने के अंदर आ जाएंगी लेकिन रिस्क के साथ आएंगी, तो भी हम उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। ये बात सबके समझ में आ गई? बोलो करेक्ट है? हाँ जी। अब आप इसे उतार लीजिए, रियल टाइम में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। और जो स्टूडेंट यहां क्लास में बैठे हैं फटाफट जल्दी उतारे।
अब मुझे आपको बताना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, और इन सब के बारे में बताना है। तो शैल आई रब इट? ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ टर्म्स के बारे में सीखना पड़ेगा, जैसे ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का क्या मतलब है? जो आप बिजनेस चला रहे हैं उसे ऑपरेटिंग कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? बिजनेस जिस चीज का होता है उस एक्टिविटी ऑपरेटिंग नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग? ठीक, तो ये होता है बेसिकली, जैसे कि स्कूल है, स्कूल का मेन काम क्या है? तो इसका मतलब स्कूल का मेन काम है बच्चों को टीच करना। तो टीच करने के दौरान जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो उसके प्रिंसिपल एक्टिविटीज कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? तो जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज होती है वो ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। तो ऑपरेटिंग है कोर एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी मतलब मुख्य, सही है, जो मुख्य है, मेन है। तो मेन जो गतिविधि है, मेन एक्टिविटी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बोलो, मना करो ना। अरे मना करोगे तभी तो मैं बोलूंगा। तो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए मैं ये लेक्चर उस हिसाब से चला रहा हूं कि बाई चांस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है या जो जिंदगी में पहली बार कोई अकाउंट्स वाला सीएफएस पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आ सके। ठीक है, पक्का ऐसे ही चलाए ना। अब आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा मेन एक्टिविटी क्या होता है। कोई बात नहीं, अभी समझ में, नीचे लिखा है। देखिए बिजनेस की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल की। तो आपके स्कूल का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना या बिल्डिंग खरीदना? तो बिल्डिंग खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। क्या है? यानी परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेजिंग ऑफ क्या है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार बताइए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है? कहीं से नहीं आएगा, तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे? आपके स्कूल वाले फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? तो जहां से भी पैसा लाएंगे वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है वो? कहेंगे बच्चों को पढ़ाकर लाएंगे, गलत। बच्चों को पढ़ाएंगे कहां पर? स्कूल के अंदर। पहले स्कूल बनाने के लिए पैसा तो लाओ, स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा तो लाओ। आओ कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम खोल लेते हैं मारुति उद्योग। क्या खोल लेते हैं? मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड हमने खोल लिया। तो अब क्या करेंगे जनाब? मारुति उद्योग लिमिटेड खोल लेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। किस चीज के लिए? फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? अब फैक्ट्री होगी तभी तो आप मारुति बना पाएंगे। तो मारुति बेचने का नंबर कब आएगा? बाद में। मारुति को सेल करना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मारुति कंपनी के लिए। पर मारुति मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आपको फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा। आप लोगों को किस में लगाना पड़ेगा पैसा? फिक्स्ड एसेट्स में। आपको मशीनों में पैसा लगाना पड़ेगा, आपको लैंड में पैसा लगाना पड़ेगा। वो क्या है आपकी? पर वो खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से? वो जो फाइनेंस है, वो जो आप प्रोक्यूर करोगे, जो वहां से मार्केट से लेकर आओगे, वो है फाइनेंसिंग। वो क्या है? और पैसा कहां से? शेयर इशू करके, वेंचर करके, बैंक से लोन लेकर, ये सब एक्टिविटी आपकी कौन सी हो जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इस पैसे से आप क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे। या अगर आपके पास पैसा बच जाएगा तो आप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट्स को भी खरीद सकते हैं।
आपके पास पैसा बच गया, क्या कर रहे हैं आप? आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली। ये बात सबकी समझ में आ गई? आप लोगों को क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये मेन एक्टिविटीज हो गई, आप इसे उतारिए। इसके बाद जितना गैप मैंने छोड़ा है इससे थोड़ा सा ज्यादा गैप बीच में छोड़ देना, अभी बहुत कुछ इसके बीच में लिखवाने वाला हूं, ठीक है? यानी जो कैश बुक मैंने मिटा दी है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। पैसा जो मेरे पास आता है, मेरी फर्म के पास आता है, मैं मारुति उद्योग लिमिटेड हूं, मैं कोई स्कूल हूं, तो मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? ऑपरेटिंग से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है बोलो? अगर मैं स्कूल हूं तो कहां से आ रहा है? फीस कलेक्शन से आ रहा है। अगर मैं मारुति उद्योग लिमिटेड हूं, कहां से आ रहा है? सेल्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है? सेल्स में भी क्रेडिट सेल्स से या कैश सेल्स से? कैश सेल्स से। और अगर मैंने क्रेडिट सेल्स करी है तो डेटर से। किससे आ रही है? डेटर से आ रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और कभी कभी हम अपने धंधे में कमीशन भी रिसीव करते हैं। क्या लेते हैं? तो कमीशन रिसीव करना भी ऑपरेटिंग ही होता है, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं होता। ये बात सबके समझ में आ गई? अगर मेरे पास मैं फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा हूं तो वो क्या है? और अगर सेल कर रहा हूं तो भी इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। मेरा काम फिक्स्ड एसेट्स को बेचना नहीं है, इसलिए वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है? इन्वेस्टिंग है। तो इसलिए परचेज या सेल, परचेज या सेल। तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना या फिक्स्ड एसेट्स सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। शेयर्स इशू करना या शेयर्स का रिडम्पशन करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। डिबेंचर्स इशू करना या डिबेंचर्स रिडम्पशन करना इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। लोन लेना और लोन लौटाना, लोन लेना मतलब रेजिंग ऑफ लोन, लोन लौटाना मतलब रिडम्पशन ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन,
वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ऑपरेटिंग आएगा, मैंने स्टाफ रखा हुआ है, उनको सैलरी देता हूं मैं, तो वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। मैं रेंट देता हूं, वो किस में आएगा? इसके अलावा मैं बैंक चार्जेस पे करता हूं, वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं, वो किस में आएगा? मैं गुड्स सेल करता हूं, वो किस में आएगा? कौन से वाला सेल? कैश सेल। तो सेल करने के लिए मुझे गुड्स परचेज भी करना पड़ेगा, तो गुड्स को परचेज करना किस में आएगा? कौन सा वाला परचेज? कैश परचेज। कैश परचेज किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। ये बात सब बच्चों की समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। इसको और ज्यादा डिटेल में दिखाने के लिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको आपकी बुक्स में से दिखाने जा रहा हूं। आप अपनी बुक्स में आइए, जिनके पास से बुक्स है, और जिनके पास बुक्स नहीं है उनकी मदद के लिए जो डायग्राम है वो हम अपने वीडियो चैनल के स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, तो वो उस पर देखिएगा। ठीक है? तो जिनके पास बुक्स है वो आ जाइए पेज नंबर 5.7 पर। आ गए? देखिए यहां पर है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आने वाले को हमने कैश इनफ्लो बोला है और जाने वाले को कैश। ठीक है। इससे पहले कि मैं अभी इस पिक्चर को और गहराई से समझाऊं, इसी चीज में जो है, आइए एक बार मेरे को सामने देखिए। मैंने आपको एग्जांपल बताया स्कूल का, मैंने आपको एग्जांपल बताया किसका? मारुति उद्योग का। अब एक एग्जांपल लेते हैं आईसीआई बैंक का। आईसीआई बैंक अगर डिबेंचर्स इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहा है या लोन से पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। समझ में आ रहा है? वो उसकी क्या है? वो उसकी ऑपरेटिंग। इस तरह से एक कंपनी और लेता हूं मैं, डीएलएफ या यूनिटेक। डीएलएफ या यूनिटेक अगर बिल्डिंग खरीद रही हैं और बिल्डिंग बेच रही हैं, अपना ऑफिस चलाने के वास्ते नहीं, कस्टमर्स को बेचने के वास्ते, तो वो ऑपरेटिंग होगी। तो यानी इसका मतलब है हर कंपनी का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का डिसीजन लेते हैं। किसका डिसीजन लेते हैं? अच्छा एक बात और, आपने फिक्स्ड किराए पर चढ़ा दी, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? तो रेंट। आपने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे, तो उसको क्या कहेंगे हम? इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करना। इन्वेस्टमेंट्स को, तो अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज करना, और उस पर क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड। तो रेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर रिसीव होएगा तो वो किस में आएगी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। किस में आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। आ गया? तो आप ये लिख लीजिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा। लेकिन अगर आप बना रहे हैं आईसीआई बैंक के अकाउंट्स, आईसीआई बैंक का सीएफएस बना रहे हैं, तो रेंट रिसीव्ड तो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लेकिन डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड उसकी ऑपरेटिंग हो जाएगी। क्योंकि हर बैंक का, हर फाइनेंस कंपनी का एक ही काम है, पैसे के द्वारा इंटरेस्ट अर्न करना, डिविडेंड अर्न करना। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? ये बात समझ में आ गया? और अगर हम बना रहे हैं डीएलएफ या यूनिटेक या पारसनाथ डेवलपर्स के सीएफएस, तो रेंट रिसीव्ड उसका ऑपरेटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका काम है बिल्डिंगों को किराए पर देना, लीज पर देना, मॉल्स बनाना, उन्हें किराए पर देना। ये बात क्लियर हो रही है आप सबको? तो नेचर के अकॉर्डिंग आप इसकी कैटेगरी को डिसाइड करेंगे, ये भूल मत जाइएगा। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो बोलेगा कि कोई आइटम बोलेगा पर्टिकुलरली, और फिर वो कहेगा फाइनेंस कंपनी के लिए इसकी कौन सी एक्टिविटी है और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सी उसकी एक्टिविटीज है। समझ में आ गया आप लोगों को? जो उधर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आ जाइए उस पेजेस की ओर जो पेजेस की मैंने आपसे बात की थी। देखिए स्टूडेंट्स, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो अगर आप नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो क्या क्या मानेंगे? कैश सेल्स।
क्या मानेंगे? और इसके अलावा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैंने आपको बताया था सेल्स दो तरीके की होती है, एक कैश में बेचना, एक उधार में बेचना। तो सीएफएस में इस चैप्टर में कौन सी आएगी? कैश सेल्स। कैश सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है बेटा? शिवम ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है किसमें से? कैश बुक में से बनाया जा रहा है। किसमें से बनाया जा रहा है? कैश बुक में से। तो इसलिए चूंकि ये कैश बुक में से बनाया जा रहा है, इसलिए जो आइटम कैश बुक में नहीं आते वो यहां पर भी नहीं आएंगे, यहां पर भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन या फीस, वो क्या है? रॉयल्टी रिसीव्ड, वो क्या है? और आउटफ्लो, जो पैसा जाता है ऑपरेटिंग में, कैश परचेज, जिनसे उधार माल खरीदा उनको पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, रेंट चार्जेस, टैक्सेशन पेड, ये सब चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करना। ये बात क्लियर हो गई? अगर आप आईसीआई बैंक के अकाउंट बना रहे हैं फिर ऑपरेटिंग में आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट का मिलना और डिविडेंड का मिलना। और अगर आपने कोई सिक्योरिटीज बेची है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहां पर ना आकर कहां आएगी? ऑपरेटिंग में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगी? हाँ जी, जो सिक्योरिटीज है। इसी तरीके से अगर आप अपने कस्टमर्स को ब्याज दे रहे हैं और आप आईसीआई बैंक के अकाउंट बना रहे हैं तो इसको पे करना किसमें आएगा? को पे करना, अगर आप आईसीआई बैंक के अकाउंट बना रहे हैं। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आप बना रहे हैं मारुति उद्योग के और वहां पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो किसमें आएगा? शेयर्स पर क्या देते हैं आप लोग? डिविडेंड पेड। डिबेंचर्स और लोन पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट पेड। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आईसीआई बैंक के अकाउंट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड किसमें आएगा? ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड ऑलवेज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड हमेशा, चाहे आप आईसीआई बैंक के अकाउंट बना रहे हो या आप मारुति उद्योग के बना रहे हो, वो हमेशा फाइनेंसिंग में ही आएगा, क्योंकि वो हमेशा शेयर्स पर दिया जाता है और शेयर जब इशू होते हैं तो वो फाइनेंशियल पर्पस के लिए इशू होते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए ही इशू होते हैं। क्लियर हो गई? सही है। अब आप जो ये भी और आपने ना लिखा तो उसे कॉपी कर लीजिए। तो क्या देखा आज के इस क्लास में? आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें किस चीज की पहचान करनी जरूरी है? आइटम्स को पहचानना कि कौन से आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, कौन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे, कौन से फाइनेंसिंग में आएंगे, कौन से कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। तो अभी आपने ऑपरेटिंग खत्म किया है, आइए अब इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अब मैं इन्वेस्टिंग इस बुक्स में से पढ़ने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पिक्चर है हम लोग अपनी वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसमें से आपको नजर आएगा।
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है बताइए। फिक्स्ड एसेट्स अगर आप सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अगर सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का इनफ्लो। इसी तरीके से फिक्स्ड रेंट आएगा, रेंट रिसीव्ड, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का इनफ्लो। सिक्योरिटीज पर या इंटरेस्ट आएगा, एक्टिविटीज का इनफ्लो। और करते हैं फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी हालत में वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। और अगर इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स पर कोई टैक्सेस वगैरह भी हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो, तो पर्पस से इन्वेस्टमेंट में ही आउटफ्लो के जाएगा। अब आते हैं हम फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में शेयर्स इशू करके पैसा आया, डिबेंचर इशू करके पैसा आया, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो। लोन लिया आपने, लोन के थ्रू पैसा आया आपके पास, तो वो क्या है आपके पास, बताइए, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लोन्स। ये इसमें लॉन्ग आएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में ले लेते हैं हम लोग। वो कहां आएगा आपको बाद में बताया जाएगा, पर यहां नहीं आएगा। लोन की पेमेंट कर रहे हैं, कहां आएगा, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रेफरेंस उनके आप पेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, और शेयर्स पर आप डिविडेंड पेड कर रहे हैं और इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब ये फिनिश होता है, क्या होता है, फिनिश होता है आज का ये वीडियो लेसन। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग तैयार करके आएंगे ये सब आइटम्स, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे उसके जवाब देंगे, और मैं फिर उसका सही गलत का फैसला भी हाथों हाथ बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से इस नोट्स को तैयार करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बहुत सारे आइटम्स मैं लेकर आऊंगा, और आप वो सारे आइटम्स आपको मुझे बताने पड़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि मुझे बताइए कि जो मैं आइटम आपसे पूछ रहा हूं वो आइटम ऑपरेटिंग है, वो आइटम इन्वेस्टिंग है, वो आइटम फाइनेंसिंग है, या वो आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो कौन सा है। इसके अलावा मैं ये भी पूछ सकता हूं कि जो पर्टिकुलर आइटम मैं आपको दूंगा वो किसी फाइनेंस कंपनी के लिए है, किसके लिए, तो फाइनेंस कंपनी, तो अब बताओ वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। या मैं पूछूंगा कि डीएलएफ है, यूनिटेक, ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, किस कारोबार में लगे हुए हैं वो, हाँ, रियल एसेट्स के कारोबार में, किसमें, तो रियल एस्टेट के कारोबार में लगी हुई है कंपनी, उनके लिए रेंट रिसीव्ड क्या है, तो वो मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके आइएगा। मैं इसे मिटा सकता हूं, मैंने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझाने के लिए कच्चा कच्चा लिख रहा हूं, जो अभी मैं लिख रहा हूं, ताकि आपको रफली आइडिया क्लियर। देखिए ये क्या है, कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर पैसा आता है और यहां पैसा, इसी को सीएफएस में कैसे दिखाया जाएगा, देखो जो इसमें ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे, जो उसे आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, उसे आप, और फिर उसके बाद इनफ्लो है तो किस में लिखेंगे आप, इनफ्लो है तो इन्वेस्ट, और आउटफ्लो है तो इनफ्लो है तो, और आउटफ्लो है तो, समझ में आ रहा है। और बैलेंस उसमें आप क्या कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी देंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो बदले में जो आंसर आएगा वो किसके, बताओ, क्लोजिंग कैश एंड, समझ में आ गया आप लोगों को। इन तीनों के एडिशन से या तो आंसर आएगा प्लस में या आंसर आएगा माइनस में। तो अगर वो प्लस में आया तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज, और माइनस में आया तो क्या बोलेंगे, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आ गया आप लोगों को।
ये CFS हमारा चलने जा रहा है। क्लियर हो गया? तो हमें ये सीखना है इस पूरे CFS के चैप्टर में। इस पर आने से पहले हमें आइटम्स के बारे में फैमिलियर होना है, जानना है कि वो कैसे चलेगा, कैसे पहचानेंगे वो ऑपरेटिंग है, कैसे पहचानेंगे इन्वेस्टिंग है, कैसे पहचानेंगे वो फाइनेंसिंग है। फिर ऑपरेटिंग सीखने के बाद भी मालूम होना चाहिए कि वो इनफ्लो है या, फिर फाइनेंसिंग सीखने के बाद भी क्या सीखना है कि वो इनफ्लो है या, उसके बाद ये CFS का चार्ट हम लोग सीखने जाएंगे। मैंने बनाया है ये AS3 रिवाइज के हिसाब से नहीं बनाया है, है कि ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, AS3 रिवाइज के हिसाब से आपको बाद में इसी को और हम और ज्यादा डिटेल में सिखाएंगे। अभी आपको आज की क्लास कैसी रही, समझ में आया आप सबको? क्लियर है? घर पर जाकर सेल्फ स्टडी कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे।